नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं 24 साल की हूँ। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा परिवार बिल्कुल साधारण है। घर में मेरी माँ, छोटा भाई और मैं रहती हूँ। पिताजी का 3 साल पहले देहांत हो गया था, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी माँ और मेरे कंधों पर आ गई थी। माँ एक छोटे से क्लिनिक में नर्स का काम करती हैं। उनकी कमाई से किसी तरह घर का खर्चा चल रहा था। मैंने 19 साल की उम्र में अपनी 12वीं पूरी कर ली थी और तब से ही कोई अच्छी नौकरी ढूंढ रही थी। कई जगह इंटरव्यू दिए लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। कभी तनख्वाह कम होती तो कभी काम के घंटे ज़्यादा। मुझे लगने लगा था कि शायद किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है। एक शाम की बात है। मैं शहर के दूसरे छोर में एक इंटरव्यू देकर लौट रही थी। इंटरव्यू में फिर से नाकामयाबी मिली थी। दिल टूटा हुआ था। बस स्टॉप पर खड़ी थी। शाम के 6 बजे बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और बारिश होने वाली थी। बसें आ तो रही थी लेकिन इतनी भरी हुई थी कि चढ़ना नामुमकिन था। अचानक एक सफ़ेद रंग की कार मेरे सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा, कहाँ जाना है? काफ़ी देर से खड़ी देख रहा हूँ आपको। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं बस का इंतजार कर रही हूँ। वह बोले, इतनी भीड़ में बस मिलना मुश्किल है। मैं वैजंतपुरा की तरफ जा रहा हूँ। उधर ही जाना है क्या? उन्होंने पूछा। रही है। बस मिलने के चांस कम है और घर भी दूर है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, हाँ, मुझे वैजंतपुरा के पास ही जाना है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो बिल्कुल नहीं, आ जाए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पीछे की सीट पर बैठ गई। वे मुझसे बात करने लगे और बोले, आप क्या करती हैं? मैंने बोला, अभी कुछ खास नहीं, नौकरी की तलाश कर रही हूँ। आज भी एक इंटरव्यू देकर आ रही हूँ। और कैसा रहा इंटरव्यू? उन्होंने पूछा। मैं बोली, अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वे बोल रहे थे कि अनुभव की कमी है। फिर वे बोले, ओ, ये तो हर नए उम्मीदवार की समस्या होती है। अनुभव कहाँ से लाए जब कोई काम ही ना दे। रास्ते भर हम बातें करते रहे। मैंने उन्हें अपने परिवार के बारे में बताया, अपनी पढ़ाई के बारे में और यह भी कि कैसे मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने ध्यान से सुना और मेरी बात समझी। जब मेरा घर आया, मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा। उतरते समय मैंने धन्यवाद दिया। वे कुछ देर रुके और फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। मैं राज शर्मा, एक आईटी कंपनी का मालिक हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो कल सुबह मिलिए मेरे ऑफिस में। हमें एक फ्रंट डेस्क असिस्टेंट की ज़रूरत है। शायद हम आपकी मदद कर सकें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कार्ड लिया, एक बार फिर धन्यवाद दिया और अंदर चली गई। घर में माँ चिंतित थी कि मैं इतनी देर से क्यों आई। मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और वह कार्ड दिखाया। माँ थोड़ी चिंतित हुई। अजनबी पर भरोसा करना ठीक नहीं होता बेटा, वे बोली। रात को मैंने वह कार्ड फिर से देखा। राज शर्मा, सीईओ, इनोवेटिव टेक सॉल्यूशंस, एक बड़ी कंपनी लग रही थी। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि यह वाकई में एक अच्छी कंपनी है। मैंने तय किया कि अगले दिन जाकर देखूंगी, क्या पता किस्मत साथ दे जाए। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा मेकअप किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। कार्ड पर जो पता था वहां पहुंची तो मैं हैरान रह गई। एक बहुत ही बड़ी और शानदार इमारत थी। मैंने रिसेप्शन पर जाकर राज सर से मिलने की बात कही और अपना नाम बताया। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे 5वीं मंजिल पर जाने को कहा। मैं लिफ्ट से ऊपर गई और उनके केबिन के बाहर पहुंची। दिल धड़क रहा था। धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कम इन। मैं अंदर गई तो राज सर डेस्क पर कुछ फाइल्स देख रहे थे। मुझे देखकर वे मुस्कुराए। अरे पूजा, आ गई आप, बैठिए बैठिए। उन्होंने मुझे इशारा करके एक कुर्सी पर बैठने को कहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वे मेरा नाम याद रख पाए। फिर मैंने सोचा कि शायद रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बता दिया होगा। तो पूजा, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया था, क्या आप कंप्यूटर पर काम कर सकती हैं? बेसिक एमएस ऑफिस आता है? उन्होंने पूछा। मैं बोली, जी हाँ सर। फिर वे बोले, बहुत अच्छा, देखिए, मैं आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं दे सकता लेकिन 1 महीने का इंटर्नशिप ऑफर कर सकता हूँ।
आप सीखिएगी और अगर आपका काम अच्छा रहा तो हम आपको पक्की नौकरी दे देंगे। शुरुआत में 8,000 रुपये महीना मिलेगा। क्या यह आपको मंजूर है? उन्होंने प्रस्ताव रखा। मेरी आंखों में चमक आ गई। यह मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। जी सर, मुझे ये बिल्कुल मंजूर है। मैंने उत्साहित होकर कहा, ठीक है, फिर कल से शुरू कर दीजिए। सुबह 9 बजे आ जाएगा। हमारी एचआर रमा मैडम आपको सब कुछ समझा देंगी। उन्होंने कहा। मैं बहुत खुश थी। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार कुछ तो मिला था। मैंने उनका धन्यवाद किया और घर लौट गई। घर पहुंचकर मैंने माँ को ये खुशखबरी सुनाई। वे भी बहुत खुश हुई। अगले दिन से मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। एचआर रमा मैडम ने मुझे सब कुछ समझाया। ऑफिस के नियम, मेरे काम के घंटे और मेरे कर्तव्य। मेरा काम ज्यादातर फ्रंट डेस्क पर फ़ोन कॉल्स हैंडल करना, विजिटर्स को रिसीव करना और छोटे मोटे पेपर वर्क में मदद करना था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीने में मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया था। राज सर कभी कभी मेरे काम की तारीफ भी करते थे, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता था। पहले महीने के बाद उन्होंने मुझे पक्की नौकरी दे दी और सैलरी भी बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 3 महीने बाद मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिनसे मैं परेशान हो गई। ऑफिस की एक लड़की अंजलि ने मुझे बताया कि मेरे पद पर पहले भी कई लड़कियां आ चुकी हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन नहीं टिकती। वह बोली, राज सर की नज़र हमेशा से ही नई और खूबसूरत लड़कियों पर रहती है। वे पहले तो बिल्कुल शरीफ बनते हैं, फिर धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाते हैं। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राज सर ने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था। कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे मुझे अच्छा ना लगे। मैंने अंजलि की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम में लगी रही। एक शनिवार को ऑफिस में छुट्टी थी, लेकिन राज सर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि कुछ ज़रूरी काम है, जल्दी से आ जाओ। मैंने सोचा जरूर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। मैं तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकल गई। उस दिन मौसम बहुत खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी। मैं स्कूटी पर सवार होकर ऑफिस की ओर चल पड़ी। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने एक दुकान के नीचे रुककर बारिश रुकने का इंतजार किया, लेकिन बारिश और तेज होती जा रही थी। मैंने सोचा कि ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए बारिश में ही चल पड़ी। जब मैं ऑफिस पहुंची तो पूरी भीग चुकी थी। मेरे बाल कपड़े सब गीले थे। मैं लिफ्ट से सीधे राज सर के केबिन में गई। राज सर अपने केबिन में थे। मुझे इस हालत में देखकर वे चिंतित हो गए। अरे पूजा, तुम तो पूरी भीग गई हो, ऐसे कैसे काम करोगी? तुम्हें बुखार हो जाएगा। मैं वहीं खड़ी थी, पानी टपकता हुआ। राज सर ने अपना कीबोर्ड साइड में रखा और अलमारी से एक तौलिया निकाला। ये लो, रेस्ट रूम में जाकर सर सुखा लो। मैंने तौलिया लिया और रेस्ट रूम में चली गई। मेरे कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। मैंने अपने बाल सुखाए और थोड़ा ठीक किया, लेकिन कपड़े तो गीले ही थे। रेस्ट रूम से निकली तो देखा ऑफिस में सिर्फ राज सर और मैं ही थे। सर बोले, अंदर जो गेस्ट रूम है वहाँ गर्म हवा वाला पंखा है, अगर चाहो तो वहाँ जाकर कपड़े थोड़े सुखा सकती हो। मैं गेस्ट रूम में गई। वहाँ एक गर्म हवा वाला हीटर था। मैंने उसे चालू किया और अपने कपड़ों को फैलाया ताकि वे जल्दी सूख जाए। मैंने अपनी शर्ट उतारी और सिर्फ तौलिया ऊपर लपेट लिया। शर्ट को हीटर के सामने टांग दिया। मैं वहीं बैठी अपने कपड़ों के सूखने का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई। पूजा, मैं हूँ। एक इम्पॉर्टेंट फाइल अंदर रखी है, मुझे जरूरत है। राज सर की आवाज़ थी। मैंने तौलिया अच्छे से लपेटा और दरवाजा खोला। राज सर ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। उनकी नज़रों में कुछ अजीब सा था जिससे मुझे असहज महसूस हुआ। मैं नज़रें झुकाए खड़ी रही। वे अंदर आए और अलमारी से एक फाइल निकाली। जाते समय वे मेरे सूखते कपड़ों को देखते रहे, फिर बोले, कपड़े सूखने में समय लगेगा, हमें काम भी करना है। तौलिया लपेटकर ही आ जाओ केबिन में, यहाँ कोई नहीं है देखने वाला। मेरा दिल धड़कने लगा, पर मैं क्या करती? मीटिंग की तैयारी करनी थी।
बड़ी हिचकिचाहट के साथ मैं तौलिया लपेटकर बाहर आई और उनके केबिन में गई। राज सर सोफे पर बैठे थे, लैपटॉप खोले हुए। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, इधर आओ और बैठ जाओ, हमें प्रेजेंटेशन बनाना है। मैं धीरे से उनके बगल में बैठी और लैपटॉप की स्क्रीन देखने लगी। मैं बार बार तौलिया को ठीक कर रही थी, कहीं वह खुल ना जाए। मेरा सारा ध्यान प्रेजेंटेशन की बजाय तौलिए पर था। फिर अचानक राज सर की टांग मेरी टांग से छू गई। शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई, पर मैं हिली भी नहीं। मेरी चुप्पी को शायद उन्होंने अपनी जीत समझा, क्योंकि अगले ही पल वे और भी पास सरक आए। मेरे अंदर एक अजीब सा कंपन होने लगा, डर, बेचैनी और कुछ अनजाना सा एहसास जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। करीब आधे घंटे तक प्रेजेंटेशन पर काम करने के बाद राज सर ने अपना लैपटॉप बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, आज तो सिर्फ हम ही हैं कंपनी में। कुछ पीने का मन है? क्यों ना तुम कैंटीन से कॉफ़ी बना लाओ। मैं तुरंत उठ गई और कैंटीन की ओर चल दी, अपने दिमाग में उथल पुथल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। कॉफ़ी बनाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। बार बार अंजलि की कही बातें याद आ रही थी। जब मैं कॉफ़ी लेकर केबिन में वापस पहुंची तो वहां कोई नहीं था। कॉफ़ी मग टेबल पर रखकर मैंने इधर उधर देखा। तभी मेरी नज़र अंदर के गेस्ट रूम की ओर गई। मैं गेस्ट रूम की ओर बढ़ी, जहां मैंने अपने कपड़े सूखने के लिए रखे थे। दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर झांका, मैं हैरान रह गई। राज सर मेरे कपड़ों को हाथ में लिए खड़े थे और वो कुछ अजीब तरह से मेरे कपड़ों को सूंघ रहे थे। ऐसे सूंघ रहे थे जैसे वो उसमें खो गया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जल्दी से वापस सोफे पर बैठ गई और आवाज लगाई, सर कॉफ़ी तैयार है। राज सर तुरंत बाहर आए। वे अपना फ़ोन हाथ में लिए थे और कुछ टाइप कर रहे थे। अरे वाह, बिल्कुल सही समय पर आई है कॉफ़ी, उन्होंने मेरे बगल में बैठते हुए कहा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, हाथों में पसीना आ गया था। मैंने कांपते हाथों से कॉफ़ी का मग्गी उन्हें पकड़ाया। हम दोनों चुपचाप कॉफ़ी पीने लगे। अचानक राज सर बोले, पूजा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं कुछ बोल ना सकी, बस हल्के से मुस्कुरा दी। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। राज सर ने अपना कॉफ़ी मग टेबल पर रखा और धीरे से अपना हाथ मेरी टांग पर रख दिया। मैंने झटके से अपनी टांग पीछे खींच ली। क्या हुआ पूजा, डर गई? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं चुप रही। मेरा दिमाग तेजी से सोच रहा था कि यहाँ से कैसे निकलूं। वे और पास सरक आए। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा सीने से बाहर निकल जाएगा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोले, पूजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर, मैंने हकलाते हुए कहा। क्या तुम अपनी इस नौकरी से संतुष्ट हो? उन्होंने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। अगर मैं तुम्हारी नौकरी पक्की कर दूं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दूं तो कैसा रहेगा? उन्होंने धीरे से पूछा। सर, ये तो आप पर निर्भर करता है। मैंने जवाब दिया, नहीं पूजा, यह मुझ पर नहीं बल्कि तुम पर निर्भर करता है। उन्होंने मेरा हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या चाहती हो तुम, एक अच्छी पक्की नौकरी या फिर एक टेम्पररी जॉब जो कभी भी छूट सकती है, मतलब? मैंने कांपते स्वर में पूछा। हालांकि मैं समझ चुकी थी वे क्या कहना चाहते हैं। अगर तुम मेरी बात मान लो, मेरी हर इच्छा पूरी करो, जैसे कि आज रात मेरे साथ बीता हो, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। कल से ही तुम्हारी नौकरी पक्की। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उठ खड़ी हुई। सर, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मेरी आवाज में आक्रोश था। राज सर भी उठ खड़े हुए। पूजा, एक बात समझ लो, इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ता है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर तरह से सपोर्ट करूँगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, सबकी जिंदगी बदल सकती है। वे दरवाजे की ओर बढ़े और बोले, मैं नीचे जाकर एक सिगरेट पीकर आता हूँ। अगर यहाँ रहोगी तो समझूंगा कि तुम राजी हो, वरना चली जाना।
कोई बुरा नहीं मानूंगा और जो अभी तक चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इतना कहकर वे बाहर चले गए। मैं वहीं खड़ी रही अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए। दिमाग में विचारों का तूफान उठ रहा था। एक तरफ मेरा अपना सम्मान था और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। भाई की पढ़ाई का खर्च कैसे निभाऊंगी इन सब को। मैंने सोचा अगर मैं इनकार कर देती हूँ तो शायद 2-3 हफ्तों में ही मुझे नौकरी से निकाल देंगे और इस शहर में नौकरी मिलना आसान नहीं है। नए सिरे से शुरू करने का मतलब फिर से वही संघर्ष। टूटे हुए मन से मैंने वापस सोफे पर बैठने का फैसला किया। कुछ देर बाद राज सर वापस आए। मुझे वहां देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। तो तुम रुक गई, उन्होंने कहा, मतलब तुम मेरी शर्तें मानने को तैयार हो। मैंने उनकी ओर देखा। मेरी आंखें नम थी। हाँ, लेकिन आपको पहले मेरी नौकरी पक्की करनी होगी। बिल्कुल, कल ही सारे कागजात तैयार कर दूंगा, उन्होंने खुशी से कहा। उस दिन वे मुझे अपनी कार से घर छोड़ने गए। रास्ते भर मन में गहरा अपराध बोध था, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को छिपाया। घर पहुंचकर उन्होंने मेरी मां को खुशखबरी सुनाई कि मुझे पक्की नौकरी मिल गई है और सैलरी बढ़कर 15,000 रुपये हो गई है। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने राज सर का धन्यवाद किया और मेरे सिर पर हाथ फेरा। देखा बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी रही, अपनी किस्मत पर आंसू बहाती। किसी को क्या पता था कि मैंने अपने आप को बेच दी थी। कुछ दिनों बाद मैं सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी जब मेरे मोबाइल पर राज सर का फोन आया और वह बोले, पूजा मेरे फार्म हाउस पर आना है, आज कुछ विशेष मीटिंग है, अपने घर में बता देना कि 2-3 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रही हो। मेरी आवाज कांप गई। जी सर। मैंने अपने बैग में कुछ कपड़े रखे और माँ को बताया कि कंपनी के काम से बाहर जा रही हूँ। माँ ने मेरे माथे पर चुंबन दिया और कहा, अपना ध्यान रखना बेटा। जब मैं फार्म हाउस पहुंची तो वहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। सभी बिजनेसमैन लग रहे थे सूट बूट में। मैं थोड़ी राहत महसूस करने लगी कि शायद वाकई कोई बिजनेस मीटिंग होगी। मीटिंग शुरू हुई और सभी लोग विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे। मैं नोट्स लेती रही और जब जरूरत पड़ी प्रेजेंटेशन दिखाया। करीब 3 घंटे तक मीटिंग चलती रही। मीटिंग खत्म होने के बाद राज सर ने नौकर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। नौकर तुरंत रसोई में गया और खाने पीने का सामान लेकर आया। एक बड़ा सा चॉकलेट केक भी था। राज सर ने मेरे हाथों से केक कटवाया। सभी ने केक खाया और नाश्ता किया। फिर एक एक करके लोग जाने लगे। राज सर उन्हें बाहर तक छोड़ने गए। मैं वहीं सोफे पर बैठी रही, अपनी किस्मत को कोसती हुई। जब राज सर वापस आए तो मैंने देखा कि एक आदमी अभी भी वहीं था, वही जिसने मीटिंग में सबसे ज्यादा बोला था और जिसे राज सर बहुत सम्मान से देख रहे थे। पूजा, फ्रिज से वाइन की बोतल और 3 गिलास लेकर आओ, राज सर ने कहा। मैं 2 गिलास लेकर आई। राज सर ने पूछा, सिर्फ 2? क्यों, एक और लाओ, तुम भी तो हो। मैं नहीं पीती सर, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। आज खास दिन है पूजा, आज तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है, एक तो बनता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हार मानकर एक और गिलास ला दिया। राज सर ने तीनों गिलास में वाइन और बर्फ डाली और मुझे एक गिलास थमाया। मैंने पहली बार वाइन पी थी, बहुत कड़वी लगी पर मैंने किसी तरह पी ली। थोड़ी ही देर में मेरा सिर हल्का होने लगा और पैरों में झंझनाहट होने लगी। कुछ ही मिनटों में मुझे हल्का सा नशा महसूस होने लगा। उस आदमी ने राज सर के कान में कुछ कहा। राज सर मुस्कुराए और मुझसे बोले, पूजा इधर आओ, राकेश जी से मिलो ठीक से, ये हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। मैं उठकर उनके पास गई। राकेश जी ने मेरा खाली गिलास उठाया और उसमें फिर से वाइन भरी। पियो, उन्होंने मुझे गिलास थमाते हुए कहा। मैंने राज सर की ओर देखा जैसे मदद के लिए पुकार रही हूँ। पी लो पूजा, राकेश जी के हाथ से मिली चीज नहीं ठुकराई जाती, राज सर ने कहा। मेरे अंदर का एक हिस्सा चीख रहा था। तभी राज सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, पूजा, मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ। राकेश जी हमारी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 दिन यहाँ रहेंगे और मुझे चाहिए कि तुम इनका ख्याल रखो।
मेरा माथा ठनका। मतलब सर, इनकी देखभाल करनी है। राज सर मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम समझदार हो पूजा, बाकी सब समझ ही गई होगी। मेरे मुंह से निकला जी सर। हालांकि मेरा मन चीख चीख कर इनकार कर रहा था। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, कोई समस्या हो तो फोन करना। इतना कहकर राज सर वहां से चले गए। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर उनकी कार को दूर जाते देखा। मेरे दिल में एक अजीब सा डर था। क्या मैं अपने ही हाथों अपना सौदा कर रही हूँ? पीछे मुड़कर देखा तो राकेश जी मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई शिकार हूँ। उनकी नजरें मेरे शरीर पर घूम रही थी। मैं खुद को नंगा महसूस कर रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और सोचा कि किसी तरह ये रात गुजार लूंगी। वाइन का नशा अब पूरी तरह उतर चुका था। मैंने देखा कि फार्म हाउस का नौकर भी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मैंने उसे पास बुलाया और बोला तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बोले मेरा नाम रामू है मैडम। उसने आदरपूर्वक कहा। वह साधारण सा व्यक्ति था, किसी गांव से आया लगता था। मैंने उससे पूछा ये फार्म हाउस शहर से कितनी दूर है? उसने बताया करीब 15 की। मैडम, यहाँ पास में कोई बस्ती नहीं है। मेरे अंदर की घबराहट बढ़ गई। ये जगह बिल्कुल अलग थलग थी। अगर कुछ गलत हुआ तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। रामू से कुछ देर और बात करने के बाद अपने कमरे में चला गया। अब मैं और राकेश जी अकेले थे। राकेश जी ने एक और गिलास में वाइन डाली और मेरे पास आकर बैठ गए और बोले तुम्हारी तारीफ तो राज बहुत करता था, आज देख लिया क्यों? उनकी आवाज में कुछ अजीब था। मैं थोड़ा खिसक गई और बोली मैं थोड़ा आराम कर लूं। कल की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना है। अरे आराम तो हम साथ में करेंगे। कहते हुए उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रख दिया। मैंने तुरंत उनका हाथ हटाया। प्लीज मुझे छूने की कोशिश मत कीजिए। उनके चेहरे का रंग बदला। ओह, तो नखरे दिखा रही हो। राज ने तो कहा था कि तुम सहयोग करोगी। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचकर सोफे पर गिरा दिया। बचने की कोशिश मत करो, वे गुर्राए। मैं चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है बचाओ। राकेश जी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और दूसरे हाथ से मेरे कपड़े खींचने लगे। मैं हाथ पैर मारकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला और रामू अंदर आया। उसने देखा क्या हो रहा है और बिना कुछ सोचे एक लकड़ी का स्टूल उठाकर राकेश जी के सिर पर दे मारा। राकेश जी चीखते हुए मुझसे दूर जा गिरे। उनके सिर से खून बह रहा था। मैडम जल्दी यहाँ से भागो, रामू ने कहा। राकेश जी उठने की कोशिश कर रहे थे और गालियां बक रहे थे। कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता है मैं कौन हूँ? रामू ने मुझे अपने पीछे किया और स्टूल को हाथ में पकड़े रहा। आप कुछ भी कर लो साहब, लेकिन किसी बेटी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और रामू के साथ बाहर निकल गई। मैडम मेरे पास एक पुरानी बाइक है, मैं आपको शहर तक छोड़ देता हूँ, रामू ने कहा। उस रात रामू ने मुझे अपनी पुरानी बाइक पर बैठाकर शहर तक पहुँचाया। रास्ते में उसने बताया मैडम ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था एक लड़की के साथ। मैं वहीं काम करता था पर कुछ नहीं कर पाया। इस बार मैंने सोचा कि चाहे नौकरी चली जाए लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखें नम हो गई। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। मुझे इस हालत में देखकर वे घबरा गई। मैं उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ बेटा? उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए पूछा। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। कैसे राज सर ने मुझे नौकरी का लालच दिया, कैसे उन्होंने मुझे मजबूर किया और आज कैसे उन्होंने मुझे राकेश जी के साथ अकेली छोड़ दिया। माँ के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। ऐसी नौकरी को आग लगे बेटा, हमें इतनी गरीबी अच्छी की जहाँ बेटी की इज्जत बिके। भगवान हमें भले कम दे पर ईमानदारी से दें। मैंने उसी रात राज सर को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही वे बोले कैसा रहा राकेश जी के साथ? खुश तो हैं वे? मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। आपको शर्म नहीं आती सर? क्या समझा है आपने मुझे? कोई वेश्या? आज अगर रामू ना होता तो मेरी इज्जत लुट जाती। मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी, आपका पैसा, कुछ भी नहीं चाहिए।
आप जैसे लोग अपनी कामयाबी के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। मैंने फ़ोन काट दिया और खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। अगले दिन मैंने अपने सारे दस्तावेज और अपना बकाया वेतन लेने के लिए ऑफिस जाने का फैसला किया। वहां पहुंची तो देखा राज सर के केबिन में कुछ हंगामा मचा हुआ था। मैंने अंजलि से पूछा तो पता चला कि रात में पुलिस आई थी और राकेश जी की शिकायत पर राज सर को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि रामू ने उस रात मुझे बचाकर सीधे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया था कि कैसे राज अपनी कंपनी में लड़कियों को नौकरी का लालच देकर अपने क्लाइंट्स के साथ छोड़ देता था। आज जब मैं उस हादसे को याद करती हूँ तो मन कांप उठता है। पर एक बात समझ आई कि दुनिया में बुराई के साथ साथ अच्छाई भी है। रामू जैसे लोग जो अपनी नौकरी की परवाह किए बिना सही के लिए खड़े होते हैं, वही असली हीरो हैं। मैंने फिर से नए सिरे से जिंदगी जीने का शुरुआत की। आज एक छोटी सी कंपनी में काम करती हूँ, जहाँ माहौल अच्छा है और लोग आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं। माँ और भाई के साथ एक छोटे से घर में रहती हूँ और अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। जीवन में कभी भी पैसे या नौकरी के लिए अपनी इज्जत या आत्मसम्मान ना बेचें। हर मुश्किल का हल समय के साथ निकल आता है।